बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की खून चूसने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम लाए हैं आज का L7 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। आई होप आपने लास्ट प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हमने देखे हैं दही के बैक्टीरिया, लेकिन हाँ वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, दही खाना ना छोड़ दें। चलिए, चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या रामायण पढ़नी है, हमें कौन कौन से एपिसोड इस चैप्टर में लेने हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है कि आज हम प्रोटिस्टा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मोनेरा का हम काम तमाम कर चुके हैं। उसके बाद हम प्रोटिस्टा के कुछ समूह पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक बात है जिसको हम बोलते हैं कि सावधानी रखनी है कि बुक में भैया कुछ ना मिलेगा, तो ध्यान से पढ़ें चैप्टर को। और शुरू करते हैं प्रोटिस्टा समूह। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे बार बार मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके कहते हैं मैम थोड़ा साइड में हट जाइए तो हम स्क्रीनशॉट ले ले। भैया मैं साइड में हट जाऊंगी तो लिखेगा कौन। दूसरा, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, वीडियो पॉज करें, रोके, स्क्रीनशॉट ले लें, वापस आगे बढ़ जाइए। नहीं, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मेरे साथ साथ लिखते जाइए। और मैं तो वैसे भी आपके लिए सुविधा है, कभी भी आप मुझे आगे कभी भी आप मुझे पीछे कर सकते हैं, तो उसका फायदा उठाइए। जो बच्चे ऐप से नोट्स ले रहे हैं उनको तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, सब माल मलिदा आपको वहां पे मिल जाएगा। हाँ, और हैंड रिटन मिलेगा, उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलरफुल मिलेगा। साथ में आपको क्या है, दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, और आती है मतलब थोड़ा बहुत कुछ क्या मैं एक्स्ट्रा बोल जाती हूँ तो वो आप कहीं कहीं नोट कर सकते हैं, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपकी सिलेबस के हिसाब से नोट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो एक्स्ट्रा ज्ञान जो उगलने की आदत है वो तो अब क्या कर सकते हैं, इसी तरह से तो मैं शायद पूरी बुक लिख दूंगी एक चैप्टर पे। तो इनके निम्न लक्षण है, क्या क्या लक्षण है, तो आपको जैसे पता है हम प्रोटिस्टा पढ़ के आए हैं। प्रोटिस्टा के बाद जो ग्रुप आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो जो वीटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 जगत अवधारणा है, उसमें जो सेकेंड ग्रुप है वो है प्रोटिस्टा। उसको शुरू करने जा रहे हैं, वो बड़ा इंतजार कर रहा था। इसके निम्न लक्षण है, यह एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय जीव होते हैं। क्या मतलब है इनका कि ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक। मोनेरा का अगर ध्यान हो, वैसे हमने एक टेबल बनाई है सबसे फर्स्ट, जहाँ पे 5 जगत अवधारणा शुरू की थी, वो इसीलिए की है कि आप एक बार सबको टैली कर लें, उसी को आपको लाइन बना बना कर लिखना है। एक बार टेबल याद हो गई ना तो ये लाइनें लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसमें फिर हमें शब्द जोड़ने, मेन कैरेक्टर याद हो गए। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है। इससे पहले वाले जो मोनेरा थे वो प्रोकैरियोटिक थे। तो इनमें क्या है, सुकेंद्रकीय जीव है। अब ये यूकैरियोटिक का है, ये मैं 11th के इस चैप्टर में कम से कम 2-3 बार बता चुकी हूँ, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक का जो माल है, जो गुणसूत्र है, वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में बाउंडेड होता है, मतलब घिरा हुआ रहता है। ये आवारा टाइप के गुणसूत्र नहीं होते, इनके लिए एक दीवार बना रखी है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, वो अच्छे से बनी हुई है, उसी के अंदर रहते हैं, इसीलिए इनको सुकेंद्रकीय जीव कहा जाता है। और कैसे है ये, एक कोशिकीय मोनेरा भी थे, ठीक है। सेकंड चीज, इस जगत के अधिकांश सदस्य जलीय, या तो जल में मिलेंगे तैरते हुए, कुछ स्थलीय, मतलब कुछ क्या कर रहे होंगे, बंगड़ा कर रहे होंगे लैंड पे, कुछ नम स्थानों पर, कुछ गीली गीली जगहों पर रह रहे होंगे, वेट जगहों पे यानी मॉइस्चर वाले एरिया में रह रहे होंगे, ऐसे भी हैं, ठीक है। अधिकांश स्वपोषी, मतलब क्या करेंगे, अधिकांश क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। मोनेरा में हमने पढ़े थे सब परपोषी थे या मृतोपजीवी थे, क्योंकि उसमें जनरली कौन थे, बैक्टीरिया थे। स्वपोषी भी थे, अगर आपको याद हो तो साइनोबैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्वपोषी है और कुछ परपोषी हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, खून चूसते हैं मेरी तरह। तो अधिकांश स्वपोषी और कुछ परपोषी हैं। कशाप, पक्षमाप, कूटपाद उपस्थित होते हैं। ये जो लाइन लिखी है इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं। एक होता है कशाप, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, जिसका स्ट्रक्चर हमने मोनेरा में पढ़ा था।
भूली बिसरी यादें, तो एक बार पढ़ के आइए उसको। जब हमने मोनेरा के कैरेक्टर्स पढ़े थे, जब मोनेरा के बैक्टीरिया के टाइप पढ़ रहे थे, यू बैक्टीरिया के, तब बताया था कि एक फ्लैजिलेटेड होते हैं, एक नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी बनाया था। और दूसरा है पक्षवाम, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, मैंने एक डिफरेंस बताया था, फ्लैजिला लंबे होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं, हेयर लाइक छोटे छोटे, ठीक है, और फ्लैजिला बहुत लंबे होते हैं, काफी लंबे, ठीक है। दूसरा, इनके प्रोटीन में फर्क होता है, ये फ्लैजिलीन प्रोटीन के बने होते हैं, ये सीलियन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और तीसरा है कूडपात, जो अमीबास ने बहुत फेमस कर रखा है। कैसे फेमस कर रखा है कि अमीबा में आपने पढ़ा है कि अमीबा जो है वो कूडपात, सूडोपोडिया बनाता है, मतलब इसका कोई भी एरिया जो है जब इसको चलना होता है तो बाहर निकल के ऐसा एक पाद जैसा, मतलब पैर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे ये पहले सिंपल था, अब कैसा बन गया है, पाद। तो इसको बोलते हैं कूडपात, मतलब झूठे पैर, हमें दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है जनन, लैंगिक व अलैंगिक जनन हो सकता है, मतलब सेक्सुअली भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जब प्रकार पढ़ेंगे तब। सेक्सुअली में क्या होगा, जनरली सेक्सुअली में गैमेट फॉर्म होंगे, है ना, हम पढ़ के आए हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट बनते हैं, या एक जिसको हम या तो नर मादा बोल देते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो प्लस माइनस बोल देते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन की विधियां आपने पढ़ी है वैसे तो 10th में, हाल ही में मैंने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था 12th का, उसमें लैंगिक जनन की सारी विधियां बताई है, आप वो भी देख सकते हैं जाके 12th वाले चैप्टर में। वैसे क्या है, मुकुलन है मतलब बडिंग है ना, फ्रेगमेंटेशन है मतलब खंडन है, जिसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। बडिंग में एक गिठान जैसी संरचना बन जाती है, 10th में पढ़ के आए हैं आप ये सारी चीजें। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, या तो बीजाणु बनते हैं, ऐसी चीजें होती है। ये डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे इसके एनिमल पढ़ेंगे। कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित व कुछ में अनुपस्थित होती है। ये जो एक्सेप्शन होते हैं ना, कुछ में अनुपस्थित होती है, इनको ज्यादा ध्यान रखना होता है, ये नैया डुबोने वाले काम होते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स ध्यान में रखने हैं, जिनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसको जरा याद रखें वरना ये नाराज हो जाएगा। उदाहरण क्या है, प्रोटिस्टा के यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा सर्वमान्य, ठीक है, सबका प्यारा अमीबा। चलिए, तो ये नाम ध्यान रखने, इनको जब हम समूह पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ते जाएंगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल, अगर प्रोटिस्टा के लक्षण पूछे तो ये लक्षण और इनके ये नाम चेपने हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोटिस्टा समूह के कुछ, प्रोटिस्टा जगत के कुछ समूह, ठीक है। प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर्स देख लिए हमने। अब मोनेरा में हमने 2 पढ़े थे, एक तो यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा थोड़ा बड़ा ग्रुप है तो इसमें ग्रुप थोड़े से ज्यादा हैं। कैसे ज्यादा है जरा देखें। सबसे पहले हम इन ग्रुप्स को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले स्वपोषी, जो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। उसमें जो है सबसे पहले आएंगे क्राइसोफाइट, नोट करते जाएं इसे, जिसको हम डाई एटम्स भी बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेटेड, उसके बाद है यूग्लिनाइड, जो यूग्लिना एग्जाम्पल दिया वो इसी में आएगा, ठीक है। तो ये हो गए स्वपोषी वाले, जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरे टाइप में हम लेते हैं अपघटक प्रोटिस्टा समूह। अपघटक का मतलब डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होते हैं, ठीक है, डीकंपोजर क्या होते हैं, ऐसे जो क्या करती है, सड़ी गली मृत चीजों को खाते हैं, ठीक है, तो ये डीकंपोजर है। दूसरे इनमें कौन पढ़ेंगे, इनमें हम पढ़ेंगे अवपंख, जिसको स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, जो ब्रेड वगैरह पे, नम स्थानों पे, सड़ी गली चीजों पे मिलते हैं। और तीसरे टाइप के जो सबसे स्पेशल है विषम पोषी, मतलब ना तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, न ये सड़ी गली चीजों को खाते हैं, ये दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं हमारी तरह, पैरासाइट टाइप के, है ना। परपोषी लिखा था ना हमने, एक के स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी, ये परपोषी साहब है। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा भी कहते हैं। इस बात को जरा गौर करें, फरमाएं और ध्यान रखें कि एनिमल लाइक ऑर्गन, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया एनिमल लाइक ऑर्गन बताइए, तो वो प्रोटोजोआ ग्रुप के मेंबर आएंगे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है,
ठीक है, ये सारे आएंगे, इसमें पढ़ेंगे इनको हम डिटेल में। तो इसके अंदर आते हैं सारे प्रोटोजोआ। इन प्रोटोजोआ की भी लंबी लिस्ट है भाई, अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या होते हैं ये, और जैसा कि मैंने कहा नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्रोटोजोआ के जो हैं वो 4 आपको ग्रुप पढ़ने हैं। जब हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो 4 ग्रुप पढ़ेंगे, इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, एरोप्लेन उड़ने लग जाएंगे। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इनको पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं किसी को नाराज़ नहीं करती, समानता का भाव रखती हूँ। इनको पढ़ाए तो इनको भी पढ़ेंगे, तो इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो है क्रिसोलाइट या क्राइसोलाइट, दोनों बोल देते हैं। स्पेलिंग इसकी ऐसी है तो कुछ नहीं कर सकते, CRY भी है तो CRY में क्राई भी बोलते हैं कुछ लोग, और कई लोग इसको क्री भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिए। देखो पीछे वहाँ पे क्राइसोलाइट लिखा है, वही कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे दोनों वर्ड को ध्यान में, क्योंकि बुक्स बहुत वैरायटी है, खजाना बड़ा है बुक्स का। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाई एटम्स। ये वो वाला डाई एटम्स नहीं है जो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ते हो, एक एटम और दो, एक मोनो एटमिक और डाई एटमिक, वो डाई एटमिक नहीं है, ठीक है। चलिए, क्राइसोलाइट्स को हम क्या कहते हैं, क्राइसोलाइट का एक कॉमन नेम आप ध्यान रखेंगे, इनको हम बोलते हैं सुनहरी शैवाल। इसमें जनरली जो है प्रोटिस्टा में वो शैवालों को रखा गया है, यानी एल्गी को रखा हुआ है, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं या सुनहरी प्रोटिस्टा भी कहते हैं, ठीक है, गोल्डन, क्योंकि इनका कलर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे तो खाली ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, ये है डाई एटम। कौन बता दे इसको देखकर कि ये कोई एनिमल है या ये कोई सजीव है। कैसे लग रहा है ना, कोई ज्वेलरी रख दी हो ऐसे। इनको देखो, क्या है ये, विष्णु जी का चक्र टाइप कुछ लग रहा होगा आपको। ये फोटो में इसलिए लाई हूं क्योंकि ये 2 फॉर्म में मिलते हैं। पहले वाले जो ऊपर दिख रहे हैं ना आपको, ये पिन्नेट फॉर्म है। इसको अभी ये इतना सुंदर जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा अलग अलग करके देखेंगे। एक ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है और एक नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये पिन्नेट होते हैं। और ये है सेंट्रिक। सेंटर कहाँ होता है, सेंटर कहाँ होता है, मैथ्स सेंटर कहाँ होता है भाई, जो सर्कल होता है उसके बीच में। तो ये देखो, ये सर्कल और उसके बीच में, इसलिए इनको सेंट्रिक कहा जाता है। इनमें भी 2 प्लेट होती है, आपको दिख रही हो कि एक बाहर वाली प्लेट और उसके पीछे एक और प्लेट है, 2 प्लेट होती है। इनमें नहीं दिख रही है, इस वाले में दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे ये सेंट्रिक टाइप के हैं और ये कैसे टाइप के हैं, पिन्नेट टाइप के। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया, फोटोग्राफ देख ले, खाली लिखना नहीं है इसको। चलिए, सबसे पहला इनकी स्पेशलिटी क्या है, एक तो बता दी मैंने, इसका कॉमन नेम ध्यान रखेंगे, इसको सुनहरी शैवाल या भूरे प्रोटिस्टा भी कहा जाता है, भूरे शैवाल भी कहा जाता है। वैसे शैवाल ही है इसमें जनरली, वो भी कौन से वाले, एक कोशिकीय वाले। यह स्वच्छ जल व लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत, एक तो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और लवणीय जल मतलब समुद्र वाले पानी में भी मिलेंगे। नॉर्मल वाटर जो नदियों का, तालाबों का पानी होता है वो मीठा पानी होता है, इसको हम मीठा पानी भी बोलते हैं, ठीक है, स्वच्छ जल को। और लवणीय जल जो खारा पानी होता है, जिसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, खनिज ज्यादा होते हैं, तो समुद्र वाला जो पानी होता है वहां पे भी मिलते हैं। दूसरा, ये अत्यधिक सूक्ष्म व जल धारा के साथ बहते। भाई ये वाली लाइन तो है ना सब में ही, जब तक हम प्लांट तक नहीं पहुंच जाते तब तक सब में ही लिखने, क्योंकि ये सब सूक्ष्म जीवी ही है एक तरह के। तो सूक्ष्म जीवी है और जल धारा के साथ बहते हैं, मतलब जहां इनको पानी ले जाएगा तैरते हुए ये चले जाएंगे। कितने लाइट वेट होंगे ये, है ना, ऐसे ही तैरते तैरते इधर उधर घूमते रहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह होती है जो सिलिका से बनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कृपया इस पे गौर फरमाए। साबुनदानी की तरह होती है और सिलिका से बनी होती है। यह कभी नष्ट नहीं होती, मतलब अगर एनिमल, ये जो एनिमल तो क्या, अगर ये मर जाता है प्रोटिस्टा, तब भी ये सिलिका वाली जो इसकी ये जो कोशिका भित्ति है ये एज इट इज बनी रहती है। अंदर वाला जो प्रोटिस्टा है वो मर गया, उसका कोशिका द्रव्य भी चला गया, लेकिन कोशिका भित्ति कभी नहीं मरती, हमेशा जिंदा क्या, हमेशा बनी रहती है। यह कभी नष्ट नहीं होती। इसे डाई एटम मृदा भी कहा जाता है। उदाहरण है इसका ट्राइसीरेटियम, इसको याद रखें। अभी ये जो कहानी हमने पढ़ी
कहानी डाई एटम्स की, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि डाई एटम्स जो होते हैं, मैंने आपको बोला कैसे होते हैं ये डाई एटम्स। डाई का मतलब दो, एटम्स का मतलब आप अभी इसको केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं, दो एटम, लेकिन यहाँ एटम नहीं है, यहाँ पे दो कवर जैसी संरचना है। अभी आपने जो देखा वो कुछ ऐसा दिख रहा था आपको, एक ऊपर वाला कवर और एक नीचे वाला कवर। ये बहुत सारे शेप्स में मिलते हैं, ये तो बिल्कुल पत्ती जैसा दिख रहा होगा। हम बनाएंगे गंदा वाला डायग्राम, ठीक है। गंदा वाला डायग्राम ये साबुनदानी की तरह होते हैं। साबुनदानी कैसी होती है, ऐसा कुछ होता है साबुनदानी में। एक तो ये सोप केस जिसको बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोप केस। ये ऐसा होता है जिस पर साबुन रखते हैं। अब एक तो पार्ट होता है नीचे वाला, और इसी में फिट होती है ऊपर एक और साबुनदानी जैसा स्ट्रक्चर, इस तरह से। मतलब ये जो है ना, ये ऐसे भी है, मतलब शेप इनके डिफरेंट डिफरेंट है, ये ऐसे है और दूसरा उसके अंदर फिट है, और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। पहले इसको लिख ले। ऊपर वाला जो होता है वो होता है एपिकेस, या कई जगह इसको एपीफाइटा भी कहा हुआ है। नीचे एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। दूसरा है हाइपो, इसको बोलते हैं हाइपोकेस, क्योंकि साबुनदानी को हम क्या बोलते हैं, सोप केस, तो इसको हाइपोकेस, एपिकेस या एपिफाइटा, हाइपोफाइटा कह देते हैं, ठीक है। इनके अंदर होगा न्यूक्लियस, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक है, पहले ही बात कर चुके हैं। तो एक न्यूक्लियस होगा, नन्ना मुन्ना राही हूं, और कोशिका द्रव्य होगा इस तरह से। कोशिका द्रव्य में एक तो जो भी संरचनाएं हैं वो होंगी, मतलब वैक्यूल्स होंगे, लेकिन वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो सब कुछ होगा इसके अंदर। लेकिन और भी कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर, स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड मतलब ये प्रकाश संश्लेषी है, कहा गया है ना प्रकाश संश्लेषी है, मतलब खाना खुद बनाते हैं। तो जो खाना खुद बनाते हैं वो उसको स्टोर करके भी रखते हैं। जैसे प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। हम खाना खुद नहीं बनाते लेकिन फिर भी स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये जो है इनका जो स्टोरेज फूड होता है वो वॉल्यूरिन होता है, वॉल्यूरिन कण। साथ में इसमें कुछ ऑयल के कण भी होते हैं और रिक्तिकाएं भी होती हैं। रिक्तिकाएं तो खैर हमने कोशिकांग बोल दिए तो सब कुछ आ गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं सब हो गया। तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको भी ऐसा ही बनाए, क्योंकि फोटोग्राफ तो आप चिपका नहीं सकते ना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं कुछ संरचनाओं से। नन्ना ये तो ऊपर वाला ऊपर उड़ जाएगा, नीचे वाला नीचे उड़ जाएगा, दोनों अपने अपने उड़ जाएंगे। तो इनको जोड़े रखने का जो काम है वो यहाँ पे एक संरचना होती है ऐसी, इसको बोलते हैं वॉर्प्स, ठीक है। तो ये है हमारे प्यारे डाई एटम्स। डाई का मतलब दो, एटम्स, और क्राइसो का मतलब होता है भूरा, इसीलिए इनको सुनहरी या भूरी एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो कोशिका है, ये जो आपको केस दिख रहे हैं ना, ये क्या है, यही तो इसकी कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है, ये कोशिका भित्ति बनी हुई है सिलिका से, जो हमने पढ़ा। और सिलिका जो है वो इतनी जनरली क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो ये क्या होता है, जब इसके अंदर का सारा कंपाउंड मर जाता है, मतलब एक तरह से ये मान सकते हैं ये जीव मर जाता है, तब भी इसके ये जो दो केस है ना, ये ऐसे कैसे बने होते हैं। फिर ये क्या होता है, जैसे ये मर गया, इसका राम राम सत्य हो गया। ये यहाँ पे क्या होगा, अभी तो तैर रहा था, क्योंकि हमने बोला जल धारा के साथ तैरते रहते, मरने के बाद थोड़ी तैरेगा, फिर तो नीचे बैठ जाएगा। तो मान लो ये समुद्र का सबस्ट्रेटम है, मतलब ये समुद्र का तल है। यहाँ पे आके एक मरा हुआ बैठ गया, जम गई ऐसी कैसी, ये जो खोखा था इसका साबूदानी का वो नीचे आके बैठ गया। इसके ऊपर दूसरा बैठ गया आके मरने के बाद, इसके ऊपर तीसरा बैठ गया। ऐसे ऐसे करके इन्होंने गद्दियां बना ली ऐसी। इन गद्दियों को जब ये किसकी बनी हुई है, सिलिका की, तो सिलिका ऐसे कैसे जमती जाएगी। आप ये मान लो कि मिट्टी की लेयर्स जमती जा रही है, सिलिका की एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर बनती जा रही है। तो ये जो लेयर बन रही है, इसी लेयर को हम बोलते हैं डाई एटम्स मृदा, मिट्टी, ठीक है। और ये क्या काम आती है,
इसके बहुत सारे यूज हैं। क्या क्या काम आती है नोट करते जाएंगे। ये काम आती है, पहला नोट्स में मिल जाएगी हालांकि, पहला जो आप पॉलिश वगैरह करते हैं ना, शू पॉलिश, उसमें जो बीच बीच में कंकड़ कंकड़ जैसा टेक्सचर आता है वो इसी वजह से आता है। फिल्टर के लिए काम में आती है, मतलब छनन, पानी वानी छानने के लिए, ऑयल वगैरह छानने के लिए इनका यूज किया जाता है। मतलब जैसे हम लेयर्स बनाते हैं ना, आपने वाटर फिल्टर पड़ा हुआ ग्लास में मिट्टी को जमा के पानी को फिल्टर करते हैं, पहले बड़े कंकर, फिर छोटे कंकर, फिर बारीक मिट्टी, तो ऐसे उनमें इसका भी यूज किया जाता है। डायटम मृदा का बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, पॉलिश वगैरह में फिल्टर करने में काम आती है। साथ में इसको ज्वेलरी की फॉर्म में भी यूज किया जाता है, गहने, गहनों के रूप में भी। क्यों? क्योंकि आपने डिजाइन देखी पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाली स्लाइड में, ये डिजाइन देख रहे हैं आप, ये अंदर वाला तो मर जाएगा, ऊपर वाला ये खोखा है वो तो ऐसा कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसको लोग ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी बना के समुद्र के किनारे लेके बैठते हैं, इनको बेचते हैं इनको, ताकि ये ज्वेलरी की फॉर्म में भी काम में आ सके, है ना। कार्टून वगैरह में आपने ऐसा देखा होगा, कहीं ऐसा लॉकेट पहनते हैं, वो यही होता है, डाई एटम्स होते हैं। तो मरने के बाद तो इसे बोलते हैं डाई एटमिक मृदा। चलिए उदाहरण क्या है इसका, ट्राइसेरेटम, ये डाई एटमी मृदा बनाता है, ठीक है, सारे नहीं बनाते, कुछ कुछ स्पीशीज बनाते हैं जिसके एग्जाम्पल है। फिर यह प्रकाश संश्लेषी अकशाबिक होते हैं, कहीं कशाब दिख रहा है इसमें, कहीं फ्लैजिला दिख रहा है, तो कैसे है कुछ चीजें तो डायग्राम देख के ही याद हो जाती है। हमने अभी डायग्राम बनाया उसमें कशाब नहीं बनाया, मतलब अकशाबिक होते हैं। फ्लैजिला नहीं होते, स्वयं पोषी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका मतलब इनमें कहीं ना कहीं क्या होगा, क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल ए तो होता ही है इसमें, जेंथोफिल भी होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए होता है, जेंथोफिल होता है, और भी बहुत सारे टाइप के पिगमेंट या लवक मिल जाएंगे, पर हम जनरली 2 याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अलैंगिक कायिक जनन द्वारा युवा लैंगिक जनन भी पाया जाता है। अलैंगिक मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है ना, वेजिटेटिव मतलब किसी भी भाग का टूट के अलग होके नया जीव बन जाना, तो इनमें ये पाया जाता है। क्या होगा उसमें, एक तो खंडन, मतलब ये डायटम्स क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फ्रेगमेंट हो जाएंगे, एक खंडन हो सकता है इसमें, तो टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, द्विखंडन हो सकता है, खंडन का ही एक प्रकार। और लैंगिक जनन किस तरह से होगा, लैंगिक जनन जो है उसमें क्या बनेंगे, युग्मक, गैमेट बनेंगे। उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, ये सब बीएससी के मामले हैं कि कैसे कायिक जनन होता है, कैसे लैंगिक जनन होता है, ये सारा डिटेल में जो है वो बीएससी में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने ज्ञान के लिए थोड़ा सा कायिक जनन जरूर समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप शायद याद रखें तो आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। बाकी हमें इनको डिटेल में नहीं पढ़ना। क्या फैक्ट है इसका, कि अभी हमने देखा कि ये सोप केस जैसे होते हैं ऐसे, अब जब द्विविखंडन होगा या खंडन होगा ये इसका न्यूक्लियस, तो क्या केस होगा, इसको थोड़ा मैं अलग कलर में बना दूं। वो कह रहा है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है एक कलर में, मैडम जी मेरे को कलर में करो, ये देखो इसको अच्छा नहीं लग रहा है, बोला हरे कलर में क्यों करा है, मेरे को अलग कलर में करो। तो ये हो गया एक एपी वाला ऊपर वाला पार्ट, और ये हो गया हाइपो वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें द्विविखंडन हुआ, तो द्विविखंडन में क्या होगा भाई, ये वाला पार्ट अलग हो गया एपी वाला, और नीचे वाले को हम हाइपो बोल रहे हैं तो हाइपो को अलग कर देते हैं। ये डिवाइड होने से पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ, मतलब एक से कितने हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए, है ना। माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, कैसा विभाजन होगा, समसूत्री। गैमेट नहीं बना रहे, सेक्सुअल की बात नहीं कर रहे अभी हम, तो 2 हो गए, एक इसके पास चला गया इसका वाला, इसके पास इसका वाला चला गया, और थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य बना चला गया, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य तो चला गया, लेकिन अब क्या होगा, इसकी दूसरी शेल तो बनानी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं जो ये जो अलग होते हैं ना, ये अपने आप में एपीफाइट की तरह काम करते हैं। एपीफाइट हमेशा बड़ा होता है, हाइपोफाइट हमेशा छोटा होता है। तो ये अपने आप को एपी समझते हैं अलग होने के बाद। एक तो है ही एपी ओरिजिनल वाला जो ग्रीन था, ये भी सोचता है कि अब मैं अलग हो गया, अब मेरा राज चलेगा, यहाँ मैं ही
दूसरे को पैदा करूंगा तो मैं एपिफाइट हूं। तो ये क्या करते हैं, अंदर दूसरा बनाते हैं। अंदर इसने क्या बनाया, दूसरा बनाया। इसने भी अंदर क्या बनाया, एपी की तरह काम करके हाइपो बना लिया, छोटा वाला। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे ये बड़ा था, ये छोटा था ना। इसको छोटा कर दूं, ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना, इसको छोटा कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये जो था ये क्या था, छोटा था ना ये ऑरेंज वाला, तो ये ऑरेंज वाले को छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा था तो इसके अंदर बना, वो छोटा बनेगा, और ये छोटा था तो इसके अंदर बना, वो इससे भी छोटा बनेगा। अंदर बन रहा है ना, लेंथ कम हो गई भाई। ये बड़ा था, इसके अंदर बना ये छोटा। ये तो पहले से ही छोटा था, छोटे से और अंदर बनेगा तो और छोटा, ये इससे भी छोटा होगा क्योंकि अंदर बनने वाली चीज छोटी बन रही है। तो आप देखोगे कि इससे तो बड़ा बनेगा और ये वाला और छोटा हो जाएगा। इसका साइज क्या हो गया, छोटा, क्योंकि इसके अंदर एक और बना। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डाई एटम्स की साइज छोटी 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 होती जाती है, और इस छोटी साइज को मेंटेन करने का काम फिर हमारा करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये दोनों अपनी अपनी नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, वरना ऐसे तो डाई एटम्स की साइज छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने की बात है, इसको लिखना नहीं है। कभी कोई कंपटीशन में आ जाए तो ये देखिए, मैंने आपको बोला था ये ज्वेलरी की फॉर्म में काम में आते हैं। शक्ल देख लीजिए इनकी, ऐसा लग रहा है कोई खजाने की दुकान पे जाके बैठ गए। इतने सुंदर होते हैं ये और उतने ही महंगे भी। चलिए ये देखिए, देख रहे हैं आप, अलग अलग शेप में डाई एटम्स हैं ये सारे, क्राइसोफाइट। स्पेशल बात डायटमिक मृदा के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट, डाई का मतलब दो, फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला। इनको पायरोफाइट भी कहते हैं। डाई का मतलब, भाई मैंने आपसे बोला बायो के अगर आपने वर्ड्स पकड़ना सीख लिए ना तो आधी लैंग्वेज, आधी परिभाषा, आधा समझ वहीं आ जाता है। जैसे क्राइसो का मतलब लैटिन वर्ड है क्राइसो, उसका मतलब भूरा होता है, मतलब भूरी शेवाल। डाई का मतलब टू था और एटम्स का मतलब दो एटम्स, मतलब दो चीजें कुछ मिली हुई है। यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेटेड, डाई का मतलब दो, फ्लैजिलेटेड का मतलब फ्लैजिला। तो यहाँ पे क्या है, डाई दो कशाब है, फ्लैजिला का मतलब कशाब। यहाँ पे भी एक मीनिंग आ रहा है पायरो। पायरो का मतलब होता है आग, फायर। तो इसका मतलब ये आग लगाते हैं? नहीं, ये आग नहीं लगाते, ये आग जैसे दिखाई देते हैं। बताएंगे अभी आपको कैसे दिखते हैं ये आग जैसे। चलिए, तो इनका कॉमन नेम ध्यान रखेंगे दोनों का। इनको एक तो डाइनोफ्लैजिलेटेड बोलते हैं, एक इनको पायरोफाइट भी बोलते हैं, और इन्हें लाल तरंगे भी कहा जाता है। अभी उसको डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं क्यों। यह एक कोशिकीय समुद्री जीव होते हैं। ये तो समुद्री है, स्वच्छ जल में नहीं रहते, वो स्वच्छ जल में भी रहते हैं। एक कोशिकीय, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनती है। वहां किसकी बन रही थी, वहां किसकी बन रही थी, सिलिका की। यहाँ पे सेल्यूलोज पट्टिकाओं की बनती है, मतलब कोशिका भित्ति एक नहीं है, ऐसे सिंगल नहीं है। कोशिका भित्ति में पट्टिकाएं हैं, ऐसी लाइंस हैं, ऐसे प्लेट्स हैं। प्लेट्स मतलब ऐसे कुछ ऐसे चिपक चिपक के बना है, वैसे आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा होगा। ये ओरिजिनल पिक्चर है किसका, पायरोफाइटा या गोनोलेक्सिया का पिक्चर है। वैसे ये मैं आपको बता दूं ऐसा है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा गंदा वाला बना के दिखाएंगे क्योंकि इस अच्छे वाले में प्लेट्स नहीं दिख रही। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें दो कशाब होते हैं, एक लाइन तो यहीं से आ गई, इसको समझ लिया तो। दो कशाब होते हैं जिसमें से एक लंबवत व एक अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति के बीच बनी खांच में होता है। ये क्या रामायण कह दी, उसका उदाहरण देते हैं गोनिया लेक्स, ये जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाया है। अब मैं आपको ये वाली लाइन समझाती हूँ, ये जो कचरा करा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति प्लेट जैसी होती है, मैंने बोला ना पट्टिकाओं वाली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। अब ये पट्टिकाएं कैसे बनी होती है, कुछ ऐसे, जैसे एक पट्टिका ये रही, एक पट्टिका ये रही, एक पट्टिका ये रही, प्लेट्स है ना, एक पट्टिका ये रही। अब इनमें आपको बीच बीच में जगह दिख रही है,
इन जगहों को क्या बोलेंगे, जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, कोई चीज बीच में होती है तो उसको खाई बोलते हैं, नॉर्मली जमीन के बीच में हो तो खाई, और किसी चीज के बीच में हो तो खांच बोलते हैं, है ना, ग्रूव। तो ये क्या है इसकी, ये जो है ये क्या है इसकी खांच, जो यहाँ पे खांच वर्ड लिखा है ना, खांच, ठीक है। इनमें खांच बन जाती है इसके प्लेट में, प्लेट ऐसे चिपकी हुई है, एक दो तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, जैसे ईंट पे ईंट रखते हैं ना, तो वैसे तो हम सीमेंट लगा देते हैं, लेकिन अगर ईंट के ऊपर ईंट रखेंगे तो बीच में जगह रहेगी ना, वो जगह यहाँ पे भी है, ये ईंट जैसे ही अरेंज होती है। तो इसकी प्लेट में खांच होती है, इस खांच में दो तरह के फ्लैजिला होते हैं। पहला फ्लैजिला जो होता है वो यहां से निकलता है, ये वाला, ये तो होता है लंबवत, लंबा दिख रहा है ना, लंबवत मतलब वर्टिकल, ठीक है, लंबवत, लंबवत का मतलब होता है वर्टिकल्स, तो ये वर्टिकल होता है। और वर्टिकल ये खांच हो गई, ये कैसी हो गई, वर्टिकल खांच, लंबवत खांच। और ये वाली जो खांच है, ये वाली, ये कैसी खांच हो गई, अनुप्रस्थ खांच। तो ये लंबवत है तो ये लंबवत फ्लैजिला हो गया, कशाब। ये बोल रहा है ना दो खांच में एक लंबवत, तो ये लंबवत वाला बना दिया, ठीक है, एक लंबवत। दूसरा होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ को बताने के लिए मैं ये हरी खांच को मिटा रही हूं। अनुप्रस्थ वाला स्पेशल है, अनुप्रस्थ वाला क्या करता है, निकलता तो यहीं से, लेकिन ये पूरा ऐसे घूमता है इसके चारों तरफ, ऐसे पीछे से, है ना, मैंने आगे से बनाया, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिमोट नहीं, ये हमारा क्या है, पायरोफाइटा। अब ये पायरोफाइटा है ना, निकलता तो कशाब यहाँ से, फिर इसके चारों तरफ ऐसे घूम के वापस आगे आ जाएगा, इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए आगे बनाया। फिर ये निकलने के बाद ये ऐसे हो जाता है। ये वाला है, ये कौन सी खांच में है, अनुप्रस्थ वाली में, तो ये कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ फ्लैजिला या कशाब, लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला इंग्लिश, वर्टिकल, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वाला, और ये ट्रांसवर्स वाला, ये लॉन्जिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ और लंबवत, और ये खांच भी बता दी। अब ये क्या काम करता है, तो लंबवत वाला तो गति करने का काम करता है। कैसी गति, ऐसी वाली, ऊपर जाने वाली गति, है ना, क्योंकि ये लंबा है तो ये हिलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये अनुप्रस्थ वाला कैसे घूमेगा, ये अनुप्रस्थ वाला ऐसे सर्कुलर घुमाता है इसको, है ना, ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे स्विंग करेगा ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होता है, समुद्र में जो है तरंगे भी उत्पन्न होती है, ऐसे गोल गोल घूमेगा तो चक्रवात जैसी उत्पन्न होगी ना, तो वैसा इसकी वजह से होता है। तो अनुप्रस्थ कशाब और लंबवत का, ये बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, गोनोलेक्स बोलते हैं इसको, गोनियालेक्स। गोनियालेक्स जो है, इसकी एक खास बात जो मैंने आपको बोला, इसको क्या कहा जाता है, फायर एल्गी भी कहा जाता है, जो मैंने पायरोफाइटा का बताया, फायर एल्गी, है ना। आग एल्गी बोलूंगी अच्छा नहीं लगेगा, आग से है, क्योंकि पायरो का मतलब आग होता है। तो आप इसी को नहीं, मतलब इसी के सारे जितने भी मेंबर है, हमें तो एक एक एग्जांपल याद रखना है। इसको कलर देख रहे होंगे आप, ऑरेंज रेडिश सा दिख रहा है, ठीक है, वो हालांकि फोटो में ऐसा दिख रहा है, रेड ऑरेंज सा दिखता है। तो गोनियोलेक्स या जितने भी ये पायरोफाइटा होते हैं, जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तो ये समुद्र का कलर लाल कर देते हैं, क्योंकि इनका कलर खुद का कैसा होता है, रेड या ऑरेंज, ऐसा सा कलर होता है। दिख ही रहा है आपको, ये देखिए, ये कलर दिख रहा है आपको, रेड रेड। ये सब इनका कमाल है, किनका, इन डाइनोफ्लैजिलेटेड या गोनियोलेक्स, अगर आप नाम रखना याद रखना चाहते हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा ऐसे फैल जाते हैं, संख्या में इनकी वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, तब ये क्या हो जाते हैं, समुद्र को लाल लाल दिखाई देता है। क्यों, इनका कलर की वजह से, इनमें जो पिगमेंट है उसकी वजह से। कौन सा पिगमेंट है इनमें, इनमें वही क्लोरोफिल ए भी है, इसमें डाइनोजेंथीन है, वहां पे जेंथीन था पहले वाले में, किसमें, क्राइप्सोफाइटा में, यहाँ पे डाइनोजेंथीन है, डाइनोजेंथीन है, बहुत सारे पिगमेंट है, नाम याद नहीं रखने, आप सिर्फ थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, इसलिए मैं लिख भी नहीं रही। तो ये रेड कलर के हो जाते हैं। इन रेड कलर को ही हम क्या बोलते हैं, लाल तरंगे। पीछे क्वेश्चन है बुक में कि लाल तरंगे या रेड टाइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये रेड टाइड है, जब बहुत ज्यादा
डाइनोफ्लैजिलेटेड की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो समुद्र का या जहां भी वो रह रहे हैं उसका कलर रेड हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाल तरंगे कहते हैं। नोट्स में मिल जाएगा आपको। और ये वाला जो मैंने प्लेट बनाई थी, दिख रही है आपको ये प्लेट्स, है ना, ये ऐसी प्लेट्स होती है। तो ये वाला तो हो गया इसका क्या, वो लंबवत वाला, और इधर बीच में अगर आपको एक काला काला और दिख रहा हो वो हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ वाला। अब ये प्लेट ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ये भी एक प्लेट है, ऐसे फिक्स है, ये ऊपर से तिकोना, नीचे से पीछे से और तिकोना, इधर से भी इधर से भी, ये सारे क्या है, प्लेट्स हैं इनकी, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर उस वाले में ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, तो ये वाला आप देख लीजिए। पेरिडियम क्या है, पेरिडियम इनकी बाहरी झिल्ली जो होती है, मतलब कोशिका भित्ति को ही क्या कहते हैं, पेरिडियम, क्योंकि कोशिका भित्ति जनरली हम मानते हैं कि सेल्यूलोज वगैरह से बनी होती है। तो जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स है या प्लांट है उनको हम पेरिडियम नाम, अभी एक फिर आएगा पेरिडियम, पेलिडियम आएगा पैरामीशियन जब हम पढ़ेंगे। तो ये होते हैं रेड टाइड। एक और चीज जो आप एक्स्ट्रा में है लेकिन याद रखें, इनमें क्या होता है, जैव प्रदीप्ति पाई जाती है। दीप्ति तेरा नाम आया है लेकिन आगे जैव भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैव प्रदीप्ति को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेंस। ये बायोल्यूमिनेंस क्या है, बायोल्यूमिनेंस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव प्रदीप्ति। ल्यूमिनेंस का मतलब होता है लाइट, मतलब ऐसी चीज जो हमें लाइट प्रोवाइड करती है। हमने बचपन में सुने होंगे ना, प्रदीप्ति वस्तु है, मतलब ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनेंट। जैसे सन, सन क्या है, ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसकी खुद की ओन लाइट होती है। तो जब किसी एनिमल में खुद की ओन लाइट, सरप्राइज हो गया, लाइट एनिमल के अंदर, जैसे जुगनू में होती है, वो बादशाह वाला जुगनू नहीं, वो जुगनू तो उसने बनाया है गाना, जुगनू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फायर फ्लाइज, जो रात को जिनमें लाइट चमकती है, वो भी बायोल्यूमिनस एनिमल होते हैं। तो ऐसे ये भी क्या है, बायोल्यूमिनस एनिमल है। इनमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ल्यूसीफेरिन। जिनकी वजह से ये रेड दिखाई देते हैं, रेड ऑरेंज। मैंने आपसे बोला ना ये रेड ऑरेंज दिखाई देते हैं, और इसीलिए इनको बोला जाता है फायर एल्गी। भाई बहुत ज्यादा संख्या हो गई तो समुद्र लाल दिखाई देगा, लेकिन ये खुद भी रात को भी कैसे दिखते, जैसे आग जल रही हो। अब समुद्र में बताओ ऐसा लाल हो और आप समुद्र के अंदर घूम रहे हो, और ये जो डाइनोफ्लैजिलेटेड है वहां ग्रुप बना के घूम रहे हैं, इनका ल्यूसीफेरिन चमक रहा है रेड कलर का, आपको क्या लगेगा कि समुद्र में क्या लग रही है, आग। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फायर एल्गी, पायरोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट, पायरो मतलब आग, ठीक है। क्योंकि एल्गी को जनरली हम प्लांट कैटेगरी के अंदर भी लेके आते हैं, उसका बहुत बड़ा डिस्कशन है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने, कुछ ने इनको प्लांट में रखा हुआ है एल्गी को, कुछ ने इनको इधर डाल रखा है प्रोटिस्टा में, है ना। जो बॉटनिस्ट है वो कहते हैं भाई ये तो एनिमल है, बॉटनिस्ट है वो कहते हैं ये पादप है, और जो जूलॉजिस्ट कहते हैं ये एनिमल लाइक है, क्योंकि अभी प्रोटोजोआ हमने पढ़ा उसको हम एनिमल लाइक बोलते हैं। तो बहुत सारी दुविधाएं हैं क्लासिफिकेशन में, उसको छोड़िए अभी आप। तो इसीलिए क्या है, ये फायर एल्गीज है। और रेड टाइड एक इंपॉर्टेंट चीज है, पीछे क्वेश्चन भी है बुक के, और ये फायर एल्गी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेड एल्गी भी बोल सकते हैं इसको एक्स्ट्रा। चलिए बात खत्म हुई यहाँ पर। तो इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है, लेक्चर फ्लो है, वो खत्म होता है, लेक्चर खत्म होता है आज हमारा। और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, प्रोटिस्टा के जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए क्योंकि कहानी अभी बाकी है।